हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त राजदेव कुमार। चलिए आज आप लोग को जो लोग एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी करते होंगे, आज आप लोग को दूसरा कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि धर्म कर्म है। तो इसी के बारे में आज आप लोग को बताऊंगा। आप लोग अच्छा से मन लगाकर पढ़िएगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इसका लेखक है यानी धर्म कर्म कहानी का जो लेखक है वो दिनेश कुमार दिनमणि है। दिनेश कुमार दिनमणि है और उसका जन्म स्थान कहाँ है? बारीडी गांव जैन मोड़, जो कि गिरिडीह में है। जो जैन मोड़ है ये गिरिडीह में है और पिता जो है वो महेश्वर महतो है। क्वेश्चन आपको ऐसे से पूछ सकता है कि इसका लेखक कौन है? जो धर्म कर्म कहानी है इसका लेखक कौन है? तो वो है लेखक दिनेश कुमार दिनमणि है। पूछ सकता है कि दिनेश कुमार दिनमणि का जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान बारीडी गांव जैन मोड़ है। इधर से इतना ही क्वेश्चन बनता है। बाकी बात आप चलिए कहानी की बात करते हैं। तो कहानी में जो है मुख्य पात्र वो आपको 3 लोगों का नाम याद रखना है। तो जो कहानी में 3 लोगों का नाम याद रखना है वो आपको पहला मुख्य पात्र में देखिए, पहला है गुज्जर महतो। इसी का नाम पहले याद रखना है कि पहले गुज्जर महतो आया। जब ये शादी भी कर लेता है तो इसका एक बेटा भी आ जाता है जो कि एकलौता बेटा रहता है, वो सोमर महतो रहता है। अब सोमर महतो भी कुमार नहीं रहेगा, ये भी शादी कर लेता है। तो ये भी शादी करके सोमर महतो, तो इसका भी एकलौता बेटा आता है अर्जुन। बेटा बेटी का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। जिसका भी जिक्र किया गया है सिर्फ बेटा का जिक्र किया गया है, जो कि सबका एकलौता बेटा है। गुज्जर महतो का भी एकलौता बेटा सोमर महतो आया और सोमर महतो का एकलौता बेटा आया अग्नु। तो ये जो अग्नु है इसका दादाजी कौन लगेंगे? तो अग्नु का दादाजी लगेंगे गुज्जर महतो। तब कहानी पर बात करते हैं। तो अग्नु है, अग्नु के घर में बैठके होता है, 7वां दिन बैठके होता है। इस चीज का बैठके होता है कि सोमर महतो जो है, सोमर महतो मर जाता है। तो अब सोमर महतो कैसे मर जाता है वो कहानी में आपको हम आगे बताएंगे। तो सोमर महतो जब मर गया है तो अग्नु के घर में बैठके होता है 7वां दिन। 7वां दिन बैठ के ये चीज का होता है कि क्रियाक्रम कैसे किया जाए। तो जो अग्नु रहता है उसके घर में अगन महीना का दिन रहता है। 3 बजते बजते उसके घर में सभी लोग, गांव के मुखिया, जो भी पंचायत के आदमी रहते, महतो लोग रहते, वो लोग सभी कोई आते हैं अग्नु के घर में 3 बजते बजते। तो उसके घर में जब आते हैं तो अग्नु बोरा पटिया बिछा कर रख देता है अपने घर में। तो सभी लोग जब उसके घर में आते हैं तो बैठते हैं और अग्नु तभी बीड़ी और माचिस लाकर सभी को देता है। तो कुछ लोग पीते हैं और कुछ लोग नहीं पीते हैं और तभी इधर उधर की बातें करते हैं। तो बातें करते हैं कि उसका क्रियाक्रम कैसे किया जाएगा सोमर महतो का। तो और जो अग्नु रहता है तभी दीवार में उठन कर खड़ा रहता है और उसका बायां हाथ में एक लोहे का छड़ रहता है। आप लोग को तो मालूम ही होगा कि जैसे गांव तरफ आप लोग देखते होंगे तो कोई जैसे मर जाता है तो उसके हाथ में एक लोहे का छड़ रहता है। उसी तरह अग्नु के हाथ में बायां हाथ में लोहे का एक छड़ रहता है जो कि जमीन पर कुछ निशान बनाते रहता है बायां हाथ। और जो दाहिना पैर रहता है वो दाहिना पैर से जमीन पर खोदते रहता है। तो अग्नु वहां पर खड़ा रहता है। एक महतो देखकर उसको अग्नु को देखकर बोलता है कि मुझे 9-10 वर्ष पहले का बात याद आ गया कि जब तुम्हारे यानी दादाजी मरे थे। तुम्हारा जब दादाजी मरे थे यानी कौन? उसका अग्नु का दादाजी कौन लगेगा? अग्नु का दादाजी लगेगा यानी गुज्जर महतो की। जब गुज्जर महतो मरे थे तब तुम 14-15 साल के थे। 14-15 साल का कौन था? 14-15 साल का अग्नु था तब। तो वो महतो कहता है कि तुम 14-15 साल के थे तब, यानी तुम्हारे बाप यानी अग्नु का जो बाप लगेगा वो सोमर महतो लगेगा। तो ये तो गुज्जर महतो मर जाता है तभी। तो ये जो सोमर महतो है, सोमर महतो इसका क्रियाक्रम करता है गुज्जर महतो का। वो आदमी अभी कहानी बता रहा है कि जब तुम एकलौता बेटा अग्नु, जिस तरह तुम अपने बाप का एकलौता बेटा हो सोमर का, उसी तरह सोमर भी अपने गुज्जर महतो का एकलौता बेटा था। तो यहाँ गुज्जर महतो तो मर जाता है। तो उसी तरह जिस तरह अग्नु अभी अपने घर पर 7वां दिन बैठके करता है कि क्रियाक्रम कैसे जाए, उसी तरह इसके घर में भी यानी सोमर महतो के भी घर में 7वां दिन बैठके होता है कि क्रियाक्रम कैसे किया जाए यानी गुज्जर महतो का। और जो गुज्जर महतो जो रहता है वो नामी आदमी व्यक्ति रहता है, इज्जतदार आदमी रहता है। वो रामायण और महाभारत की कथा को हरा देता था, इसलिए सभी उसका इज्जत करते थे और उसको मान मर्यादा करते थे। तो गुज्जर महतो तो मर गया है। तो इसी तरह इसके घर में क्रियाक्रम करने के लिए 7वां दिन बैठके होता है। सभी को इसके घर में भी सभी कोई आते हैं कि इसके घर में भी 7वां दिन बैठके के लिए आते हैं। तो फैसला ये होता है कि तुम्हारा बाप तो एक बड़ा आदमी है, नेक आदमी है, महान आदमी है, तो उसका क्रियाक्रम भी अच्छे ढंग से किया जाए।
तो जो सोमर महतो रहता है वहाँ तो बैठा रहता है सोमर महतो। तो सोमर महतो को सबको 10 लोग सुझाव देते हैं। इसको क्रियाक्रम करने के लिए बोला जाता है कि तुम्हारा बाप बड़ा आदमी है तो अपने बाप के लिए विशुद्ध क्रिया करो, ताकि तुम्हारे बाप का आत्मा को शांति मिल सके, तुम्हारा बाप का आत्मा इधर उधर ना भटके। तो सोमर महतो है जो 10 लोगों का बात नहीं काट सका और किसी तरह वो राजी हो चुका। अब वो क्रियाक्रम के लिए उपाय करने लगता है कि कैसे अपने बाप का क्रियाक्रम किया जाए। तो गुजर महतो का क्रियाक्रम करने के लिए वो उपाय पत्र ढूंढने लगता है कि कैसे उसका क्रियाक्रम किया जाए। तो जो सोमर महतो है वो अपना जो खेत रहता है, यानी सियार कोंधा का जो खेत रहता है, सियार कोंधा का खेत जो रहता है वो बेच देता है और 1-2 लोगों से कर्ज लेता है उनके बाप का क्रियाक्रम करने के लिए। तो कर्ज लिया तो 13वां दिन मरकी रहता है। 13वां दिन जब मरकी रहता है तो वो बाप का क्रियाक्रम करने के लिए ब्राह्मण को 60 साड़ी दान करता है और एक जो बाछी रहता है वो दान कर देता है। तो 13वां दिन ये सब दान कर चुका, वो बहुत अच्छा धूमधाम से अपना बाप का क्रियाक्रम कर चुका रहता है। तो कुछ दिनों तक उसका बहुत नामी होता है कि अच्छा खिलाया पिलाया। आप लोग को तो मालूम ही होगा कि घर पर अगर कोई मर जाता है तो आप लोग कितना बेचैन रहते हैं खाने के लिए कि 12वां दिन उसका मरकी रहता है। तो खाने के लिए प्लास्टिक लेते जाते हैं, झोला लेते जाते हैं कि पूरी मिलेगा, तड़का मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा। उसी तरह आप गाँव का बात है कि यहाँ ये सब का नहीं किया गया है, बस अच्छा धूमधाम से खिलाता है, यानी सोमर महतो अपने बाप का किया था। तो धीरे धीरे दिन बीतते गया, इसका मन शांत होते गया। उसके बाद ये कर्ज लौटाने के लिए उपाय पत्र करने लगता है कि अब कर्ज कैसे लौटाया जाए। तो सोमर महतो ये सोचने लगा कि कर्ज कैसे लौटाया जाए। तो बरसात का दिन आता है और ये खेती के भरोसे ही रहता है सोमर महतो। तो बरसात का जब दिन आया तो ये अपने खेत में रोपा ढोपा करने लगता है। तो बरसात के दिन में ये 1-2 खेत में सिर्फ रोपा ढोपा करता है। अब रोपा ढोपा कर लिया तो किसी कारण इसका दाहिना जानवर मर जाता है सोमर महतो का। तो सोमर महतो का दाहिना जानवर तो मर गया। अब ये अकेले करता तो क्या करता, तो इसका बेटा जो अग्नु रहता है, अब अग्नु का जिक्र करता है कि अग्नु का पढ़ाई छुड़वा देता है। तो अग्नु का पढ़ाई छुड़वा दिया, सोमर महतो छुड़ा देता है। ये अकेले कितना करता, तो अग्नु का पढ़ाई जब छुड़वा दिया तो अब खेती करने के लिए इसका एक दाहिना जानवर भी मर गया। तो अब खेती कैसे करेगा, तो खेती करने के लिए दूसरे लोगों से ये जानवर बैल मांगने लगता है। तो बरसात के दिन में अब जब ये दूसरे लोगों से जानवर बैल मांगता है तो दूसरा कोई अपना खेती छोड़ के तो नहीं देगा, साफ बात है। तो सोमर महतो को भी कोई जानवर नहीं देता है। तो किसी तरह दिन बीतते गया। उसके बाद अगस्त महीना का आया। अगस्त महीना में ये किसी दूसरे से जानवर मांग के अपना खेती कर लेता है। अब सोमर महतो जो खेती तो कर लिया, दूसरे से अपना जानवर मांग के किसी तरह खेती कर लेता है। फिर उसके बाद दिन बीतते गया और भादो महीना का दिन आया। भादो महीना में जब फसल तैयार हुआ तो फसल जब तैयार हुआ तो इसके खेत में, यानी सोमर महतो के खेत में अच्छा से खेती नहीं आया था, फसल नहीं अच्छा से तैयार हुआ था, जो कि इसका घर चल सके और इसका कर्ज लौटाया जा सके। तो कर्ज अब कैसे लौटता, इसका खेत में अच्छा से खेती नहीं हुआ है। तो फिर करता ये क्या करता, तो किसी तरह बाद ये 2 साल के बाद फिर कुछ खेत अपना बेच देता है, यानी सोमर महतो कुछ खेत बेच देता है। तो 2 साल के बाद ये फिर खेती बेच देता है। 2 साल के बाद बेचने के बाद, यानी जब से अग्नु का शादी हुआ था 4-5, याद रखिएगा कि अग्नु का शादी हुआ था 4-5 साल पहले, यानी तब से ये सोमर महतो घर से बाहर नहीं निकलता था और ये कर्ज लौटाने के बारे में सोचता था। तो वो कर्ज को वो लौटा चुका था और खास कर अब जो ये सोमर महतो ये लोगों को परेशान करते थे, घर में ही रहता था, बूढ़ा हो चुका था। ये बस सोचता था कि कर्ज कैसे लौटाया जाए, लेकिन ये तो खेती बेचकर कर्ज लौटा चुका था। तो अब ये अपना सारा खेत तो बेच चुका है। तो जो इसका पीढ़ी है, इसका यानी बेटा अग्नु है, तो अग्नु को अब ये तो खेत बेच चुका है, तो अग्नु को अपना जिंदगी जीना है। तो अग्नु अब क्या करेगा, तो वो तो अब सोमर महतो खांस कर रहता था। अब इसका जिक्र खत्म हो जाता है कि सोमर महतो मर गया। जो अग्नु के घर में जो बैठी हुआ था वो आदमी इसी का कहानी बता रहा था, सोमर महतो का कहानी बता रहा था कि सोमर महतो की, यानी तुम्हारे बाप जो था वो अच्छे ढंग से क्रियाक्रम किया अपने बाप का, यानी गुजर महतो का विशुद्ध क्रिया किया। तो अब यहाँ अग्नु का बात चल रहा है कि अब अग्नु तो तुम्हारा बाप यानी सोमर महतो मर गया था, सोमर महतो का क्रिया तुम भी अच्छे ढंग से करो। ये लखे तो बाप कर ले है वैसे लखे अपन बाप की क्रियाक्रम कर। तो जो ये सोमर जो अग्नु रहता है, अग्नु
तो अग्नु कहता है कि बाबा हम तो नहीं पारबो। जब गांव का महातो वहाँ बोला कि अग्नु अपन बाप की क्रियाक्रम किस तरह कर दे कि जेला के पर बाप कर लिया विश्वसर क्रिया उस तरह कर दे। तो अग्नु बोलता है कि नहीं बाबा हम तो नहीं पारबो। तो फिर महातो उधर से जवाब देता है कि पार दे सेटा बता तो अग्नु बोलता है कि बाबा हम तो नहीं पारबो, हमार दुर्दशा तो ही देखिए लगेगा। तो फिर अग्नु कहता है कि आप ही लोग उपाय पता कीजिए, कोई रास्ता आप ही लोग निकालिए। तो जो अग्नु रहता है और जो वहाँ गांव के महातो लोग रहते हैं, जो पंचायत में आए लोग रहते हैं, वो लोग सुझाव देते हैं अग्नु को कि बेटा अगर तुम ये सुसत क्रिया नहीं करने सकते हो तो पंचदान क्रिया करो ताकि तुम्हारे बाप का आत्मा को शांति मिल सके। तो ये जो अग्नु ये पूछता है कि ये पंचदान क्रिया में क्या लगेगा। तो अग्नु को बोला जाता है कि रोटी दाल और कुछ मीठा चीज लगता है जैसे भुंजिया। तो अग्नु फिर ये बात जब सुनता है तो अग्नु फिर बोलता है कि बाबा हम तो नहीं पारबो। तो तभी वहाँ जो फैसला होते रहता है उस पंचायत में, तभी एक नेक आदमी अच्छा आदमी बैठा रहता है जो कि रहता है शत्रु का नाती। शत्रु का नाती को यहाँ जिक्र किया गया है कि वो नेक आदमी रहता है। तो शत्रु का नाती ये सब सुनते रहता है। तो शत्रु का नाती वहाँ से उठकर आगे आता है और बोलता है कि ये तो अन्याय लागो, ये आदमी इतना ना पाता ओकर ऊपर इतना बोझ काहे लाग भी लागल है जबरदस्ती, ये तो एकदम अन्याय लागो। तो आदमी उधर से बोलता है कि कोई अन्याय वाला कौन लागे रे, हाँ बड़ा फैसला करे वाला अलग है। तो कहता है ए शत्रु अपन नाती के तो समझा दे। तो शत्रु का नाती चुपचाप वहाँ सुनते रहता है। तभी फिर एक दूसरा आदमी बोलता है कि 2 अक्षर पढ़ लेने हैं कि मैं अपन आप के ज्ञानी समझे लागल है, हम इनके ऐसे पूर्वज से ही सब काम करते करते हम इनके माथा के छुई पाई गए है, आज के बुतरुआटा हम इनके समझावे लगल है। तो ये सब शत्रु का नाती सुनता है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, उस पंचायत से वो निकल जाता है जहाँ फैसला होते रहता है। तो यानी अग्नु के घर से वो निकल जाता है शत्रु का नाती जब अपने घर जाता है और इधर जो पंचायत चल रहा होता है तो इधर फैसला हो जाता है। किसी तरह ये जो अग्नु रहता है ये मान जाता है कि मेरे बाप का यानी उसके बाप का पंचदान क्रिया करना है, कि पंचदान क्रिया करोगे तभी तुम्हारे बाप का आत्मा को शांति मिलेगा, अन्य तो तेरे बाप के आत्मा उड़ित रहता। तो अग्नु तो मान जाता है कि चलो ठीक है पंचदान क्रिया करेंगे। अब जो शत्रु का नाती उसके घर से चला गया रहता है शत्रु का नाती। तो शत्रु का नाती जब घर गया तो उसके मन में एक बात सताती रहता है कि आखिर अग्नु के घर में कौन सी फैसला है, क्या चीज है फैसला। तो जब जो शत्रु का नाती रहता है ये बात उसके मन में सताती रहता है कि फैसला आखिर क्या हुआ। तो शत्रु का जो नाती रहता है वो फिर से जाता है अग्नु के घर में। तो अग्नु के घर जब जाने लगता है तो उसकी माँ जो रहती है उसकी माँ कहती है बेटवा तो मोरा नकली राजा हो, इस तरह करके बकना के रोती रहती है उसकी माँ। तो जब वो शत्रु का नाती उसकी माँ को देखता है तो शत्रु का नाती को हिम्मत नहीं होता है कि उसकी माँ से बात कर सके। तो शत्रु का नाती फिर सोचता है कि अग्नु से बात करे। तो शत्रु का नाती अग्नु को देखता है तो अग्नु चुपचाप खड़ा रहता है और रोते रहता है। और जो अग्नु है उसका 2.5 वर्ष का बेटा बप्पा करके रोते रहता है वहाँ। तो शत्रु का नाती जब उसको देखता है और अग्नु जो रहता है अग्नु के आंख से डोरे के जैसा आंसू बहते रहता है। तो वो ये दशा देखकर कुछ बोल नहीं पाता है उसके घर में और वो चुपचाप वहाँ उसके घर से निकल जाता है। अब उसके घर से ये शत्रु का नाती तो चला जाता है उसके घर से। जब जाता है शत्रु का नाती है घर जाता है तो रास्ता में 2 बच्चा बात करते रहता है शत्रु का नाती, और उन बच्चा का बात ये शत्रु का नाती सुनता है। शत्रु का नाती ये सुनता है कि जो पहला बच्चा रहता है बोलता है कि अरे रोबिया रमसा के बाबा के शुक्रवार के दिन भोज ला गए तो ना जी भी पूरी खाए। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि ना हम तो ना जीबो, अपन बापा के प्लास्टिक दे देबो, हमार पापा 1 प्लास्टिक लाइन देते। फिर पहला बच्चा बोलता है कि ठीक तो हम भी नहीं जीबो, हम भी अपन पापा के 1 प्लास्टिक दे देबो। आप लोग को मालूम नहीं होगा कि गांव तरफ अगर कोई मरता है क्रियाक्रम होता है तो सबको किसी तरह दौड़ते हुए जाते हैं कि बेटा ओकर घर एकदम तड़का मिलता हो, पूड़ी मिलता हो, कचौड़ी मिलता हो, रसगुल्ला मिलता हो। इसी तरह यहाँ 2 बच्चा आपस में बात करते रहता है कि हम अपन पापा के प्लास्टिक दे दो। तो ये सब शत्रु का नाती सुनता है
तो शत्रु का नाते ये सब सुन के उसके बाद ये घर चला जाता है। तो घर में ये चारपाई पर खाटी पर ये पीठ के बल से सो जाता है और सोचता है कि क्या दाल रोटी खिलाने से ही उसका आत्मा को शांति मिल जाएगा, ये स्वर्ग कहाँ है। और ये कहानी यहीं समाप्त होता है। तो आपको इस कहानी में बस जितना भी हम बताएं एक बार अच्छा से सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है। बाकी बात जो आपको ये सब लगेगा कि इसका याद रखना है कि गुज्जर महतो का बेटा कौन था। गुज्जर महतो का बेटा सोमर महतो है और सोमर महतो का बेटा कौन है, अर्जुन है। ये सभी इकलौता रहते हैं। गुज्जर महतो का इकलौता बेटा सोमर महतो आया, सोमर महतो का इकलौता बेटा आया अर्जुन, और जो अर्जुन है अर्जुन का दादा लगेगा ये गुज्जर महतो। तो ठीक है दोस्त, अब जो लोग भी देख रहे होंगे मेरे YouTube चैनल राजदीप विद सैरी पर, मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। आप लोग का दोस्त यहीं से हूँ, हजारीबाग से हूँ। आप लोग सभी दोस्तों को अपने ग्रुप में मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।